बिना योजनाओं के उड़ने वाले लोग जल्दी उड़ जाया करते हैं। वो किसी भी रेस का हिस्सा नहीं रहते। फिर नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का नव सृजन क्लासेस के ऊपर। शिक्षा मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम देख रहे हैं, जो कि सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। विशेष तौर से फिलहाल जो 25 से परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, रीट मुख्य परीक्षा, एक वीडियो हमने पहले कर लिया था जिसमें 49 सवाल देखे थे। आज प्रयास करेंगे 100 से ज़्यादा सवाल करने की। ठीक है, बने रहिए अंत तक और ये सभी प्रश्न अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा। ऑलमोस्ट प्रश्न आपको परीक्षा में यहाँ से आपको देखने को अवश्य ही मिलेंगे, क्योंकि प्रयास ये किया गया है किसी भी टॉपिक से किसी भी प्रकार का बनने वाला सवाल न छोड़ा जाए। फिर भी कुछ एक सवाल हो सकता है कि बाहर चले जाए, लेकिन प्रयास ये कि ऑलमोस्ट सवाल, लगभग सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा या इनसे रिलेटेड जिनको आप आसानी से कर पाओगे। प्रारंभ करते हैं। 50 नंबर सवाल। आज 49 सवाल हमने पिछले वीडियो 1 नंबर में देख लिए थे, आज ये 2 नंबर वीडियो है। आपसे पूछ लिया जाए सवाल, 50 नंबर सवाल देखते हैं कि बुद्धि लब्धि के संबंध में सबसे पहले विचार किसने दिया? टर्मन ने, वर्दिमर ने, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है मैं बोल दूंगा, वर्दिमर ने, मैस्लो ने या फिर मैकडूगल ने। बुद्धि लब्धि के इन 4 विकल्पों में से ही आपको बताना है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि टर्मन है जो देने वाले थे। ठीक है बंधु, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। 51 नंबर सवाल है, निम्न में से जन्मजात प्रेरक है। जन्मजात, अर्जित प्रेरक होते हैं और होते हैं। जन्मजात प्रेरक की बात करें, भूख, व्यक्तिगत रुचि, जीवन का लक्ष्य या समूह भावना। तो जन्मजात प्रेरक जो जन्म से ही इनबॉर्न है, जो मिला हो, तो वो उत्तर हो जाएगा बंधु ए। भूख जो है जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आएगा साहब। 52 नंबर सवाल है, आपसे पूछ लिया जाए कि मन की ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक है। मन की ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक है, मैस्लो, मैकडूगल, जॉन ड्यूवी या प्लेटो। उत्तर हो जाएगा बे। क्या हो जाएगा? मैकडूगल। सवाल पूछ ले, जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। जनतंत्रीय शिक्षा का मैस्लो, मैकडूगल, जॉन ड्यूवी या फिर प्लेटो। तो कौन माना जाता है? से ड्यूवी जो है ये माने जाते हैं जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता, लेक्चरर। मिलान करना है आपको। देखिए, एक तरफ इंद्रियों पर आधारित प्रशिक्षण किसने दिया? फ्राइड ने दिया। किसने दिया बताना? लिबिडो शक्ति, मॉन्टेसरी, योजना विधि, ऑसब्रॉन, ब्रेन स्टॉर्म तकनीक, किलपेट्रिक, शास्त्रीय अनुबंध, रूसो, एमिली पुस्तक के लेखक, पावलाव। मिलान कीजिए, किसका कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है। उत्तर हो जाएगा ये। 1 के अंदर ब, इंद्रियों पर आधारित प्रशिक्षण, मारिया मॉन्टेसरी। 2 के अंदर है लिबिडो शक्ति के विषय में कौन मत देते हैं? फ्राइड। 3 के अंदर द, योजना विधि यानी किलपेट्रिक। 4 में से ब्रेन स्टॉर्म तकनीक, 4 में से ऑसब्रॉन। शास्त्रीय अनुबंध 5 के अंदर पावलाव। और 6 के अंदर ये एमिली पुस्तक के लेखक रूसो। ध्यान में रखना, एक साथ 6 सवाल आपके तैयार हो गए। 55 नंबर सवाल है, ये भी मिलान करने वाला है। प्रथम बुद्धि परीक्षण, अल्फ्रेड बिन्ने, किंडरगार्टन प्रणाली, फ्रोबेल, पशु मनोविज्ञान का पिता थार्नडाइक, संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे। उत्तर बता देता हूं मैं बिना देरी के, सब सुमेलित है। प्रथम बुद्धि परीक्षण बिन्ने द्वारा, प्रणाली ये अपनी किंडरगार्टन फ्रोबेल द्वारा, पशु मनोविज्ञान का जो पिता है वो थार्नडाइक कहलाता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे से संबंधित है। हम बात करें 56 नंबर सवाल की, बाल विकास से रिलेटेड सवाल आगे है जो प्रारंभ हो गए। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किस शताब्दी में की गई? 16वीं में, 17वीं में, 18वीं में या फिर 19वीं में? स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किस शताब्दी में की गई? तो आपको इसका उत्तर बताना है। क्या 17वीं शताब्दी में है जो की जाती है साहब।
आपसे ये पूछ ले कि जो स्कूल ऑफ इन्फेंसी है इसकी स्थापना किसने की, कब हुई है, तो 17वीं शताब्दी। किसने की, तो फिर टाइडमैन, कोमेनियस, पेस्टालोजी या फिर पियाजे। तो कौन करने वाले थे, कोमेनियस। आपसे ये सवाल पूछ ले कि जो इन्फांट चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्फांट चाइल्ड डेवलपमेंट बुक के लेखक कौन है, नामक पुस्तक है, तो ये किसकी है, टेन की है, डार्विन की है, स्टेनले हॉल की है या फिर प्रेयर की है। तो इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, तो पुस्तक के रचयिता लेखक हो जाएंगे आपके टेन। ठीक है जी। आपसे सवाल पूछ ले कि बाल मनोविज्ञान में व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक है जो रहता है, ये परिभाषा किसने दी, क्रोवेक्रो ने, आइजनेक ने, हरलोक ने या फिर बर्क महोदय ने। बाल मनोविज्ञान में व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है ये मामला, तो ये परिभाषा देने वाले थे क्रोवेक्रो महोदय। 59 सवाल हो गए। आगे देखते हैं हम 60 नंबर अपना सवाल है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, नवसृजन क्लासेज नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है इस चैनल का। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आप शेयर भी कर दें ताकि बंधु जुड़ सके। और पहली बार जो भी देख रहा है, जो कोने में सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लो आप। 60 नंबर सवाल है, बाल विकास में विकास परिवर्तनों से संबंधित समस्याओं के लिए कितनी प्रणालियाँ प्रचलित है। कि बाल विकास में जो विकास परिवर्तनों को लेकर जो समस्याएं आती है वो उसकी कितनी प्रणालियाँ प्रचलित है, 1, 2, 3 या 4। तो उत्तर हो जाएगा आपके 2 प्रणालियाँ। सवाल आपसे पूछ ले क्या कि बाल विकास विषय की प्रमुख उपयोगिता है, क्या उपयोगिता है, बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी है ये, बाल निर्देशन में सहायक है, बालकों के व्यवहार नियंत्रण में सहायक है या फिर ये सभी चीज़ें। तो बाल विकास विषय की प्रमुख जो उपयोगिता है वो ये सभी चीज़ें हैं। बालकों के स्वभाव को समझने में भी काम आता है, बालकों के निर्देशन में भी हेल्पफुल रहता है ये, और बालकों के व्यवहार को कंट्रोल नियंत्रण में भी ये क्या है, सहायता प्रदान करता है, सहायक होता है साहब। आपसे सवाल पूछ ले कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, परिवार, विद्यालय, पड़ोसी या सभी। तो उत्तर हो जाएगा ये सभी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती है। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि सामाजिकरण का सबसे प्रभावी सक्रिय साधन है, बहुत अच्छा सवाल है। सामाजिकरण का सबसे प्रभावी सक्रिय साधन है, परिवार है, विद्यालय है, पड़ोसी है या फिर ये सभी है। तो यहाँ पर भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, विद्यालय। सामाजिकरण का सबसे प्रभावी और सक्रिय, क्योंकि विद्यालय के अंदर जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग कम्युनिटी से हैं, अलग अलग माइंड सेट वाले सारे एक जगह होते हैं। तो सामाजिकरण का सबसे प्रभावी और सक्रिय साधन विद्यालय को है जो माना जाता है साहब, क्योंकि बच्चा जो होता है अपना ज़्यादातर टाइम है जो वहीं स्पेंड करता है, वहीं उसको क्वालिटी वाली चीज़ें अलग अलग देखने को मिलती है। अगला आपसे सवाल पूछ ले कि पेस्टालोजी ने बाल विकास का अध्ययन अपने कितने वर्षीय पुत्र पर किया था। इसने अपने पुत्र पर अध्ययन किया था तो कितने वर्ष का था, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष या 3.5 वर्ष। उत्तर हो जाएगा 3.5 वर्ष का था। सवाल आपसे पूछ ले कि हॉल ने पेडागोजिकल सेमिनरी पत्रिका का प्रकाशन कब करवाया। हॉल ने पेडागोजिकल सेमिनरी पत्रिका का प्रकाशन कब करवाया, 1891 में, 1892 में, 1893 में या फिर 1894 में। बताइए क्या उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं यहाँ पर क्या, 1891 में। सवाल आपसे पूछ ले कि शिशु के लिए विद्यालय जाने का मुख्य अर्थ क्या है, खेलना है, विकास करना है, सोना है या फिर सभी चीज़ें हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, शिशु के लिए विद्यालय जाने का मुख्य अर्थ क्या है, विकास करना, उसके अंदर सर्वांगीण विकास की श्रेणी में चीज़ें देखना। सवाल है, अधिगम के अभाव में बालक का सामान्य विकास संभव है।
अगर अधिगम का अभाव हो तो बालक का जो सामान्य विकास होना चाहिए वो उसमें क्या संभव है, वो क्या संभव नहीं है, या पता नहीं, या संभव हो सकता है। इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? संभव नहीं है साहब। अधिगम ही नहीं करेगा किसी प्रकार का तो बालक का सामान्य जो विकास हो कैसे होगा। आगे हम सवाल देखें। 68 नंबर से सवाल अपने अभिवृद्धि एवं विकास वाले सवाल है जो प्रारंभ हो रहे हैं अब। वर्धन या फिर अभिवृद्धि का अर्थ है शरीर का आकार, शरीर की लंबाई, शरीर का वजन या फिर शारीरिक विकास। अभिवृद्धि का अर्थ, तो उत्तर हो जाएगा बंधु यहाँ पर अभिवृद्धि माने शारीरिक विकास। एग्जैक्ट पूछे तो शारीरिक विकास, क्योंकि हम केवल शरीर का वजन भी नहीं ले सकते इसमें, केवल आकार भी नहीं, सारी चीज़ आएगी इसमें। अभिवृद्धि का गहरा संबंध है परिपक्वता से, लंबाई बढ़ने से, बौद्धिक विकास से, या फिर कोई नहीं। केवल अभिवृद्धि की बात है यहाँ पर, किससे है? इनमें से। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर परिपक्वता से। अभिवृद्धि का गहरा संबंध किससे है? परिपक्वता से। सवाल है किसी प्राणी के पूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को विकास कहते हैं। किसी प्राणी के पूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को विकास कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? डायरेक्ट डेफिनेशन रेबर की, ब्लेक की, वॉटसन की, या इन सभी ने मिलकर दी है। उत्तर क्या हो जाएगा? रेबर की है ये, इसकी रेबर महोदय की। आपसे सवाल पूछ ले कि अभिवृद्धि का स्वरूप मूलतः होता है संरचनात्मक होता है, कार्यात्मक होता है, या मात्रात्मक होता है, या फिर इनमें से किसी प्रकार का नहीं होता। तो अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है बंधुओं वो होता है अपने संरचनात्मक। किस प्रकार का? संरचनात्मक। आगे हम बात करें तो यहाँ अपना उत्तर हो जाएगा संरचनात्मक। अभिवृद्धि का स्वरूप मूलतः किस प्रकार का होता है? संरचनात्मक हो जाएगा साहब। आपसे पूछ लिया जाए कि बालक कैसे बोलता है, कैसे चलता है, मुख्यतः संबंधित है कि वो बोलता कैसे, कैसे चलता है, ये चीज़ किससे संबंधित है? विकास से, अभिवृद्धि से, या फिर दोनों से। तो यहाँ पर बंधुओं अपना उत्तर हो जाएगा बालक कैसे बोलता है और कैसे चलता है, ये विकास से संबंधित है मुख्य रूप से। 72 के बाद में हम बात करें तो सवाल आ जाएगा अपना 73। 73 नंबर सवाल है निम्न में से असतत क्रिया है, सतत नहीं, लगातार नहीं, असतत, विकास, अभिवृद्धि, दोनों या दोनों ही नहीं, असतत क्रिया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अभिवृद्धि जो है वो असतत होती है जबकि विकास सतत होता है। वह प्रक्रिया, सवाल है आपके समक्ष 74 कि वह प्रक्रिया जो मृत्यु तक जारी रहती है, विकास, अभिवृद्धि, दोनों, कोई भी नहीं। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? वह प्रक्रिया जो मृत्यु तक जारी रहती है, विकास होता रहता है। 75 नंबर सवाल है अभिवृद्धि या वर्धन से विकास में मदद मिल सकती है। अभिवृद्धि से क्या विकास में मदद मिल सकती है? हाँ मिलती है, नहीं नहीं, एक बार मिलती है, पता नहीं भाई। उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, अभिवृद्धि से विकास में मदद मिलती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यस। आपसे सवाल पूछ ले कि किस प्रक्रिया का संबंध जो है वो मनोवैज्ञानिक तत्परता से है। किस प्रक्रिया का संबंध मनोवैज्ञानिक तत्परता से है? तो विकास का, अभिवृद्धि का, दोनों का, या फिर दोनों ही नहीं? मनोवैज्ञानिक तत्परता से। तो विकास का जो है वो साइकोलॉजिकल एक्टिवनेस तत्परता से संबंध होता है साहब। आपसे अगर सवाल पूछ ले कि निम्न में से सही कथन है वो छांटना है। विकास सभी के लिए समान होता है, विकास सतत होता है, विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, विकास में सहसंबंध होते हैं, या फिर ये सभी चीज़ें। सही कथन छांटना है इनमें से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये, यानी कि ये सभी चीज़ें सही है, आप ध्यान में रखना। विकास से रिलेटेड विशेषताएं हो जाएगी ये। आपसे पूछ ले कि चलने के बाद बालक का खड़ा होना उदाहरण है, कि बालक चलने लग जाता है, फिर उसके बाद में चलने के बाद धीरे धीरे पे घुटनों के बल चलता है, फिर वो खड़ा होने लग जाता है,
ये किसका उदाहरण है? विकास का, अभिवृद्धि का, दोनों का, कोई भी नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा? विकास का। चलने के बाद बालक का खड़ा होना विकास का उदाहरण है। पहले बालक हकलाता है, बाद में शब्द बोलना सीखता है। ये उदाहरण किसका है? अभिवृद्धि का, विकास का, दोनों का, या कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले बालक हकलाता है, बाद में शब्द बोलना सीखता है। उत्तर क्या हो जाएगा? विकास का। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखना, सवाल पूछे जा सकते हैं। ये सवाल है आपके सामने, क्या स्त्री पुरुष के विकास दरों में अंतर होता है? क्या बालक बालिका, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष की जो विकास दरें होती हैं उनमें अंतर होता है? हाँ, नहीं, पता नहीं, कम होता है। उत्तर हो जाएगा यस। दोनों का जो विकास होता है वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से होता है। विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, या सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा? सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। उत्तर है, सवाल है अगला, वर्तुलाकार प्रक्रिया का संबंध है। वर्तुलाकार प्रक्रिया का संबंध है विकास से, अभिवृद्धि से, दोनों से, या फिर दोनों ही नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, आप तो सीधे दिमाग में रखना। वर्तुलाकार प्रक्रिया का संबंध किस चीज़ से है? विकास से है। किससे? विकास से। सिर से पैरों की ओर विकास प्रक्रिया थ्योरी को कहते हैं। सिर से पैरों की ओर विकास प्रक्रिया थ्योरी को क्या कहते हैं? मस्तिष्काधोमुखी क्रम, सेफेलोकोडल थ्योरी, दोनों या दोनों ही नहीं। सिर से पैरों की ओर जो विकास होता है उसको, उस थ्योरी को। उत्तर हो जाएगा स। उत्तर हो जाएगा स, दोनों, यानी मस्तिष्काधोमुखी क्रम या फिर सेफेलोकोडल थ्योरी। आपसे पूछ ले सवाल की प्रोत्सी-मोडिस्टल थ्योरी, एक तो सेफेलोकोडल होती है, एक प्रोत्सी-मोडिस्टल थ्योरी होती है, जो विकास से संबंधित है। इसका अर्थ क्या है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, मध्य से बाहर या केंद्र से सिरों की ओर, या सभी। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? स। पहले हमने बात कर ली थी सिर से पैर वाला मामला, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्य से बाहर या केंद्र से सिरों की ओर होती है प्रोत्सी-मोडिस्टल थ्योरी। साहब, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना, यहाँ से सवाल लगभग अजब पूछा ही जाता है। आपसे सवाल पूछ ले कि दूर के सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? दूर के सिद्धांत, तो मस्तिष्काधोमुखी क्रम, सेफेलोकोडल थ्योरी, प्रोत्सी-मोडल थ्योरी, या सभी। उत्तर हो जाएगा स, प्रोत्सी-मोडिस्टल थ्योरी। आपसे सवाल पूछ ले कि हरलोक ने जीवन काल की कितनी अवस्थाएं बताई है? हरलोक महोदय ने जीवन काल की कितनी अवस्थाएं बताई है? 5 बताई है, 10 बताई है, 11 बताई है, या फिर 12 बताई है? उत्तर हो जाएगा द। कितनी बताइए? 12 है जो बताइए साहब। चलिए, ये हो गया अपना 86 नंबर। सवाल की तरफ आते हैं 87। 87 नंबर सवाल है अपना, हरलोक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था का समय है। हरलोक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था का समय 2 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 1 से 4 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था का समय क्या हो जाएगा? ए। हरलोक के अकॉर्डिंग बात की पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था। रोज के विकास के वर्गीकरण की अवस्थाएं हैं, तो रोज ने विकास के वर्गीकरण कितनी अवस्थाएं बताई है? स। रोज ने 4 अवस्थाएं बताई है अपने। अगर आपसे से पूछ लिया जाए कि रोज के अकॉर्डिंग, रोज के अनुसार किशोरावस्था का समय क्या है? रोज के अनुसार किशोरावस्था का समय 12 से 17 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 13 से 20 वर्ष, या फिर 11 से 18 वर्ष। बताइए क्या बताओगे? उत्तर हो जाएगा ब, 12 से 18 वर्ष। ये फाइनल रिवीजन के तौर पे मैं करवा रहा हूँ। आपने साइकोलॉजी विस्तार से अच्छे से पढ़ी होगी, तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से मैं समझा नहीं रहा हूँ। रोज के अनुसार किशोरावस्था का समय क्या हो जाएगा? 12 से 18 वर्ष। आपसे पूछ ले कि अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार विकास की अवस्थाएं कितनी है? 4 है, 5 है, 6 है, या 7 है? अर्नेस्ट जोन्स
तो ये महोदय बताते हैं कि विकास की अवस्थाएं 4 है साहब, और 4 ही अपने रोस बताते हैं। सवाल आपसे पूछ ले, कोल सैनिक ने विकास की अवस्थाएं कितनी बताई है? तो किसने कितनी विकास की अवस्थाएं बताई, ध्यान में रखना है ये चीज़। तो इन्होंने बताई, कोल सैनिक ने बताई है 9। कोल सैनिक ने विकास की अवस्थाएं कितनी बताई है? 9 बताई है कि 9 स्टेजेज में विकास होता है साहब। 92 नंबर सवाल है, कोल सैनिक के अनुसार किशोरावस्था का समय है। कोल सैनिक क्या मानता है किशोरावस्था का समय? 11 से 18, 12 से 18, 13 से 17 या फिर 12 से 15? उत्तर हो जाएगा द 12 से 15 जो है वर्ष, ये कोल सैनिक किशोरावस्था का समय है जो बताता है साहब। आपसे सवाल पूछ ले कि किस अवस्था में भावी जीवन की आधारशिला निर्धारित होती है? किस अवस्था में भावी जीवन की आधारशिला निर्धारित होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या उत्तर हो जाएगा? किस अवस्था में? यह सवाल बहुत बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। शैशवावस्था के अंदर ही भावी जीवन की जो आधारशिला है वो क्या होती है? निर्धारित होती है साहब। आपसे पूछ ले 94 नंबर सवाल कि खेलने की आयु से संबंधित अवस्था है। खेलने की आयु से संबंधित अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो खेलने की आयु से रिलेटेड अगर हम अवस्था देखें तो वो हो जाएगी क्या? बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था हो जाएगी साहब। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि स्वर्ण काल या फिर बसंत ऋतु से संबंधित अवस्था है। स्वर्ण काल या बसंत ऋतु, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर कोई नहीं? उत्तर क्या कर दोगे? से स्वर्ण काल, बसंत ऋतु, किशोरावस्था। संक्रांति काल या सुनहरी अवस्था, ध्यान में रखना, संक्रांति काल या सुनहरी अवस्था संबंधित है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो उत्तर यहाँ पर ध्यान में रखना, से क्या हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा साहब। संक्रांति काल भी कई बार पूछा गया इस नाम से भी। बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है ना, उसका आधा जो है 3 वर्ष तक है जो हो जाता है। ये परिभाषा किसने दी? कौन कहता है ये बात? एडलर, गुड एनफ, दोनों, या दोनों ही नहीं? तो ये कहने वाले बंधु है अपने बी, गुड एनफ जो है ये महोदय कहते हैं। चलिए 98 नंबर सवाल है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। जन्म के समय कि बच्चा जब जन्म ले तो उसके शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? सबको पता है ये सवाल। उत्तर हो जाएगा 350 ग्राम के तकरीबन। जो कमज़ोर मतलब इतना होना चाहिए एवरेज, बिल्कुल हिसाब से देखें तो। बाकी कहीं जो कमज़ोर रहता है कम भी होते हैं, कहीं को ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन इतना होना चाहिए विशेष तौर से। सवाल है जाइगोट है। आपसे पूछ ले कि जाइगोट क्या होता है? गर्भाधान के समय गर्भित अंडाणु, शिशु के पेट का वजन, शिशु द्वारा पाचन प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं? जाइगोट क्या होता है? उत्तर हो जाएगा ए। गर्भाधान के समय गर्भित जो अंडाणु होता है वो क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। सवाल आपसे पूछ ले क्या कि 1 वर्ष का शिशु जो होता है वो अपने जन्म के भार का कितना वजन प्राप्त कर लेता है? 1 वर्ष का शिशु जन्म के समय जितना भार होता है उसका कितना गुना है जो प्राप्त कर लेता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या 5 गुना? उत्तर क्या हो जाएगा? 3 गुना। 3 गुना वजन है जो प्राप्त कर लेता है 1 वर्ष का बच्चा। सवाल आपसे पूछ ले 101 नंबर सवाल कि नवजात शिशु के सिर व शरीर के अनुपात का सही क्रम क्या है? 1:8, 1:10, 1:12, 1:4? नवजात शिशु के सिर और शरीर के अनुपात का सही क्रम, तो ये उत्तर हो जाएगा द 1:4 है जो हो जाएगा साहब। कुछ और सवाल आगे हम देखें। नवजात शिशु के चेहरे व मस्तिष्क के अनुपात का सही क्रम है। पहले हमने सिर का शरीर का देखा, अभी हम बात करते हैं कि चेहरे व मस्तिष्क के अनुपात का सही क्रम, वो भी नवजात शिशु के 1:4, 1:8, 8:1 या 1:8। तो यहाँ पर क्या अनुपात होता है? 8:1 है जो देखने को आपको मिलेगा साहब। आपसे पूछ ले कि शिशुओं में लगभग 270 हड्डियाँ होती है जो बाद में जुड़कर रह जाती है। जग प्रसिद्ध सवाल है, कई बार आया हुआ है। 206 है जो जुड़कर रह जाती है आखिर में।
आपसे सवाल पूछ ले कि शिशु की दृष्टि का केंद्रीकरण, आंखों वाला, दृष्टि वाला, देखने वाला केंद्रीकरण जन्म के कितने समय बाद है जो तक होता है। दृष्टि का केंद्रीकरण से यहाँ पर तात्पर्य है कि उसकी नज़र एक चीज़ को देखने के लिए टिकना शुरू होती है, वो कब है जो होती है, तक कब तक है जो हो जाती है। 4-5 माह तक, 6 से 8 माह के तक के बच्चे में, 5 से 7 या 9-10। तो यहाँ पर क्या होता है, दृष्टि का केंद्रीकरण जो होता है 6 से 8 माह के अंतर्गत देखने को मिलता है। आपसे पूछ ले कि बालकों में अस्थायी जो दांत है वो जन्म के कितने समय बाद निकलना प्रारंभ हो जाते हैं या होते हैं। 6 से 8 माह, 4 से 5 माह, 5 से 7 माह या फिर 9 से 10 माह। तो अस्थायी दांत जो है वो आपके साथ समय होता है 6 से 8 माह है। ठीक है जी। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि पूर्व बाल्यावस्था यानी कि 2 से 6 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था में बालक की लंबाई लगभग होती है, पूर्व बाल्यावस्था में बालक की लंबाई, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 40-50 इंच, 30 से 35 इंच, 35-40 या 25-30 इंच। क्या उत्तर हो जाएगा, ये लीजिए 35 से 40 इंच। ठीक है। आपसे ये सवाल पूछ ले आगे कि उत्तर बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष में किस प्रक्रिया के कारण अस्थियां कठोर हो जाती है। जाइगोट की वजह से, ऑसिफिकेशन की वजह से, मतलब हड्डियां कठोर, सेफेलोकोडल या प्रोक्सीमोडिस्टल, बताइए। उत्तर हो जाएगा ब, ऑसिफिकेशन के कारण। अगला सवाल है कि किशोरावस्था में किस हार्मोन के स्राव के कारण हड्डियों में कठोरता आती है, कौन सा वो हार्मोन है। उत्तर बता देता हूँ आपको, द यौन हार्मोन। आपसे पूछ लिया जाए कि वय संधि में शारीरिक वृद्धि की गति पुनः एक बार तीव्र हो जाती है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है प्यूबर्टी ग्रोथ स्प्रोट। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ठीक हो जाएगा। प्यूबर्टी भी कहा देखने को मिल सकता है आपको। सवाल आपसे पूछ ले कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कितने स्तर बताए हैं, संज्ञानात्मक विकास कितने स्तर बताएं पियाजे के अकॉर्डिंग या पियाजे ने। तो क्या बताएं, 2, 3, 4, 5। उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, कौन कौन से कमेंट करके आप बताना, और इसके जो विकास के स्तर हैं ज़रूर याद कर लेना, बार बार पूछे जाते हैं पियाजे के।